वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 44। दोस्तों इसके 4 या 5 पार्ट्स बचे हुए हैं बस। अब पिछले पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जाकर जरूर देखेगा और आप बताइए यार सीरीज कैसी लग रही है। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जिना ने स्वर्गवासी डॉक्टर के द्वारा कलेक्ट किए गए सारे प्रूफ एक फाइल में लीक हो दिए थे। उसने लीक को ये भी बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स के कत्ल में किसका हाथ है और किसने तुम्हारे हॉस्पिटल में आग लगवाई थी। वो सारी डिटेल्स चेयरमैन के सेफ में पेंडोरा नाम के एक बॉक्स के अंदर। दोस्तों ये सुनकर ली कहता है कि अब हमारा अगला टारगेट है वो पेंडोरा बॉक्स। तो इस पार्ट की शुरुआत में जे एंड्रू के ऑफिस में जाता है। एंड्रू तो उस पर भड़क जाता है कि मेरे ऑफिस में आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। जे चिल्लाता है कि मुझे पेंडोरा बॉक्स दे दो वरना तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, बता रहा हूँ। पर दोस्तों एंड्रू साफ इनकार कर देता है कि उसमें कई सीक्रेट छुपे हुए हैं और उनका सेफ ही रहना बढ़िया है, उसे तो मैं आपको देने से रहा। इतने में जीना वहाँ पर आ जाती है। उसको देखकर तो एंड्रू के पसीने छूटने लगते हैं और वो चिल्लाता है कि जे को अंदर किसने अलाउ किया, इसको बाहर धकेलो। जे दोस्तों उसके पास जाकर कहता है कि तुम बहुत ही जल्द खुद मुझसे मिलने आओगे बेटा, कहकर वो चला जाता है। अब जीना पूछती एक बात बताओ, तुमने तो जे से नाता तोड़ दिया था ना, फिर ये यहाँ पर क्या लेने के लिए आया था। एंड्रू दोस्तों झूठ बोलता है कि वो मेरी माँ के मामले में मुझे धमकाने आया था। खैर वो समय तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर तुम यहाँ पर क्यों। वो कहती है मुझे पता चला कि चेयरमैन के सेफ में एक पेंडोरा बॉक्स है जिसमें कई इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। तुम तो उस सेफ के बारे में जानते होंगे ना। मुझे एक्चुअली अपने भाई के कत्ल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो कि उसी पेंडोरा बॉक्स में है। क्या तुम मुझे वो फाइल निकाल कर दे सकते हो। एंड्रू दोस्तों ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो पेंडोरा बॉक्स नाम की किसी चीज के बारे में कभी जानता ही नहीं है। वो कहते हैं देखो अगर मुझे सेफ में वो फाइल मिला होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता ना। जिना भी दोस्तों चली जाती है ये सुनकर, और ये एंड्रू का बच्चा ना अपना सेफ खोलता है तो हमें पता चलता है कि पेंडोरा बॉक्स के सारे फाइल्स एंड्रू ने निकाल कर अपने सेफ में रख लिए हैं। वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि अगर मैंने ये फाइल्स जिना को दिए तो जे मुझे अपनी कंपनी के लिए फंड्स बिल्कुल नहीं देगा, और जब मुझे फंड्स मिल जाएंगे और मेरी कंपनी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी तब मैं ये फाइल्स जिना को दूंगा। दूसरी ओर दोस्तों चेयरमैन और नेल की मीटिंग होती है। चेयरमैन कहता है कि कल मेरी सर्जरी होने वाली है, उसमें मुझे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। वैसे दोस्तों इन दोनों के बीच तो अलग ही कोल्ड वॉर चल रहा है, हम तो जानते ही है ना। तो नेल कहता है ठीक है, आज तक तुमने मुझे बहुत अंडरएस्टिमेट किया है, लेकिन मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है सच बताऊं तो, और मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और मुझे जीतते हुए देखो, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो जीत कर भी मुझे कुछ खास खुशी नहीं होगी। देखते हैं तुम्हारी किस्मत कैसी है। ये कहकर वो चला जाता है दोस्तों। एंड यहाँ चेयरमैन बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये कैसा आदमी है भाई। दूसरी ओर ली की टीम डिस्कस कर रही होती है कि अगर पेंडोरा बॉक्स चेयरमैन के सेफ में है तो जरूर नाथन के क्राइम्स की सारी डिटेल्स चेयरमैन को पता थी। फिर भी अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने वो सारी डिटेल्स पेंडोरा बॉक्स में छुपा कर रखी। नहीं, हमें सच का पता लगाना होगा कि चेयरमैन इसमें शामिल है या नहीं। अगले दिन की बात है कि सर्जरी से पहले सिंडी अपने पापा से मिलती है और हिम्मत देती है कि पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ पापा। चेयरमैन कहता है कि बेटी चाहे सर्जरी के बाद मुझे जो भी हो, लेकिन नाथन और अपनी माँ को मेरे पास मत भटकने देना। फिर वो एंड्रू से कहता है कि बेटा डोडो ग्रुप को टॉप पर लेकर जाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सर्जरी के बाद मैं अच्छा हो जाऊं तो ठीक है, वरना डोडो ग्रुप को तुम्हें संभालना होगा। इसके बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है और सर्जरी होती है शुरू। बाहर सभी टेंशन में वेट कर रहे होते हैं। तब एंड्रू को बॉबी का कॉल आ जाता है जो हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहा है। इनके प्लान के मुताबिक दोस्तों चेयरमैन की सर्जरी के तुरंत बाद वो उसे किडनैप कर लेंगे। पर दूसरी ओर ली भी अपनी टीम से फोन पर बात करता है क्योंकि वो बॉबी पर नजर रखे हुए हैं। हॉस्पिटल के बाहर बैठे होते हैं। इनके अलावा नाथन भी अपनी कार में बैठा है और वो बॉबी को कॉल करके कहता है कि ठीक वक्त पर पापा को किडनैप कर लोगे ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। बॉबी कहता है कि हाँ कर लूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। कॉल कट करके वो कहता है कि हाँ एक नंबर का उल्लू आदमी है, सोचता है कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, ये तो जानता ही नहीं कि मैं तो एंड्रू के लिए काम कर रहा हूँ। और दोस्तों तब उन्हें नर्स कॉल करके कहती है कि सर्जरी अभी खत्म हुई है, तुम लोग किडनैप करने के लिए तैयार रहना। फिर सर्जन बाहर आकर बताते हैं कि सर्जरी हो चुकी है, वो बिल्कुल ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ नॉर्मल हो जाएंगे वो। ये सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं दोस्तों। एंड्रू खुश होने की एक्टिंग करता है पता है, लेकिन सच में यार सबसे ज्यादा खुशी तो सिंडी को होती है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है। वो कहती है ली से मैं खाने जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। पर ली कहता है देखो मुझे एक अर्जेंट काम है, तुम जाओ। दूसरी ओर चेयरमैन को दिखाते हैं जिसे सर्जरी के बाद दौरा जैसा पड़ने लग जाता है। असल में सर्जरी से पहले उस नर्स ने जो इंजेक्शन लगाया था ये शायद दोस्तों उसी का असर है जिससे चेयरमैन का हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए अब रुक जाएगा, और होता भी वही है। तभी हेड नर्स आकर चेयरमैन को चेक करके कहती है कि चेयरमैन अब जिंदा नहीं है, और दोस्तों अब ऑफिशियली चेयरमैन की डेथ हो चुकी है, ऐसा सबको बता दिया जाता है। फिर वो बॉबी को कॉल करके कहती है कि तुम आ सकते हो। बॉबी भी नर्स के भेस में मास्क पहनकर अंदर आता है और चेयरमैन के बेड से चादर हटाता है। एकदम चौंक जाता है वो, क्योंकि वहाँ पर चेयरमैन होता ही नहीं। वो बिल्कुल बौखला जाता है दोस्तों। तुरंत उस नर्स को कॉल करके पूछने लगता है
तो वो भी शॉक हो जाती है कि इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकते हैं। बॉबी को टेंशन में देखकर ग्रे ली को इन्फॉर्म कर देता है कि चेयरमैन गायब है और ली भी चौंक जाता है कि आखिर चेयरमैन को कौन लेकर गया होगा। दूसरी ओर दोस्तों डॉक्टर पीए को बता रहा है कि चेयरमैन की मौत हो चुकी है लेकिन उनकी बॉडी गायब है। सिंडी पूरी तरह टूट जाती है पर ली कहता है कि तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ड्रामा है ये। ली हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक करने जाता है दोस्तों। बाहर एंड्रयू बॉबी की धुलाई कर रहा होता है कि सच बताओ मेरे पापा को तुम कहाँ लेकर गए। वो तो रोने लग जाता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, जब मैं कमरे में गया तो वहाँ चेयरमैन था ही नहीं। एंड्रयू कहता है सच बोलो, तुमने जरूर पापा को नाथन के हवाले किया होगा। पर बॉबी बार बार कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। और दोस्तों इतने में नाथन बॉबी को कॉल करके चिल्लाता है कि अबे मेरे पापा को कहाँ लेकर गए तुम लोग। दोस्तों यहाँ एंड्रयू को यकीन हो जाता है कि चेयरमैन को नाथन ने नहीं किसी और ने किडनैप किया है। फिर वो सीसीटीवी में देखते हैं कि मास्क पहना हुआ कोई चेयरमैन को व्हील चेयर में बिठाकर लेकर जा रहा है। ली तो एंड्रयू से पूछता है क्या तुमने चेयरमैन को किडनैप किया। एंड्रयू उल्टा उससे पूछता है कि कहीं तुमने पापा को किडनैप तो नहीं किया। एंड यहाँ जिना की कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। तब ली कहता है कि देखो मैं तुम्हारी असलियत के बारे में यहाँ बात नहीं करना चाहता क्योंकि जिना यहाँ पर खड़ी है, सुन लो मेरी बात। एंड्रयू कहता है कि जिना इतनी ना समझ नहीं है कि तुम्हारे झूठ पर वो यकीन कर ले, इसलिए तुम कुछ भी कह लो, मुझे कोई डर नहीं। अच्छा बेटा, तो क्या जिना जानती है कि तुम्हारा गैंगस्टर बॉबी के साथ कनेक्शन है। ये कहकर ली चला जाता है दोस्तों। और अब एंड्रयू चौंक जाता है कि जिना को क्या जवाब दूं। वो कहता है कि अरे ये पागल, तुम इसकी बात पर विश्वास मत करना, वो तो बिजनेस के सिलसिले में बॉबी मुझसे मिलने आया था, मेरा और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ कहती है देखो अब वो मर चुके हैं, बॉडी नहीं मिली तो क्या हुआ, हम उनका फ्यूनरल करवाएंगे। दोस्तों बताओ यार कैसी औरत है ये सुनकर सिंडी भी चौंक जाती है। एंड्रयू कहता है कि ये आप क्या कह रही हैं, अगर हमने ऐसा किया तो डोडो ग्रुप का मार्केट पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। चेयरमैन की वाइफ फटाक करके उसके गाल पे लाल करते हुए कहती है क्यों क्यों डर गए क्या, अगर फ्यूनरल हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, यही डर है ना तुमको। पर उन्होंने तुम्हें अपने परिवार के सदस्य के तौर पर रजिस्टर भी नहीं किया था, तुम क्यों बीच में आ रहे हो, फिर तुम्हें प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है ये बताओ। और अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है समझे, और अब देखो मैं किस तरह तुमसे बदला लेती हूँ। एंड्रयू की बोलती बंद चुपचाप बाहर चला जाता है। और अब नाथन का असिस्टेंट जो अब एंड्रयू के साथ काम कर रहा है वो पूछता है कि आपने जो नकली वसीयतनामा बनाया उसके मुताबिक तो सारी प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगी ना। एंड्रयू कहता है कि अरे देखो जब तक ये लोग अपने आप उस सेफ को खोलकर वसीयतनामा नहीं देख लेते तब तक हमें उसके बारे में बात भी नहीं करनी है और ना ही ये दिखाना है कि हमें उसके बारे में कुछ पता है, इसलिए अब से चुप रहो और आगे आगे देखो होता है क्या। अगले सीन में दोस्तों चेयरमैन का फ्यूनरल होता है लेकिन वहाँ पर आए हुए लोगों को नहीं पता कि शव पेटी में चेयरमैन की बॉडी तो है ही नहीं, सब खाली बॉक्स को श्रद्धांजलि देकर लेकर जा रहे होते हैं। जेजे तो आकर सीधे एंड्रयू से बात करने लगता है तो नाथन कहता है कि मैं बड़ा बेटा हूँ, आपको मुझसे बात करनी चाहिए। हाँ तुम तो एकदम नालायक हो, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह तो लगना ही नहीं चाहता। कहकर वो एंड्रयू के कान में कहता है कि तुमने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर ठीक नहीं किया, तुम मुझसे मदद मांगने जरूर आओगे, देखते रहना बेटा तुम। ये कहकर दोस्तों जे भी चला जाता है तो वहाँ पर ली आता है। वो भी कह देता है कि मुझे जल्द ही आपके सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे और उन्हें सबूत के तौर पर पेश करके मैं आपको हमेशा के लिए अंदर करवा दूंगा। जे कहता है कि अरे यार इन धमकियों से तो मैं बोर हो चुका हूँ। अच्छा जी बोर हो चुके हो, तो चौंका देने वाली एक बात भी सुन लीजिए अंकल जी, शव पेटी में चेयरमैन की बॉडी नहीं है, उन्हें मैंने किडनैप करके रखा हुआ है और जब उन्हें होश आएगा तो आपके सारे सीक्रेट्स मेरे हाथ में होंगे। लेकिन यहाँ जे बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता है कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो मैं जो उखाड़ना है उखाड़ लो। कहकर वो भी चला जाता है। चलिए फाइनली आपका वेट हुआ खत्म, चेयरमैन को अब दिखाते हैं तो वो एक घर में होते हैं। वो होश में तो है लेकिन उठ नहीं पाता और ना ही कुछ बोल पाता है। ये किसका घर है, किसने उसे किडनैप किया, फिलहाल तो ये नहीं बताया जाता। इसी बीच एक मीटिंग में सबको बुलाकर चेयरमैन का ओरिजिनल वसीयतनामा पढ़ा जाता है। और दोस्तों ये वो नकली वसीयतनामा नहीं है जो एंड्रयू ने चेयरमैन के सेफ में रखा था, बल्कि वो वसीयतनामा है जो चेयरमैन ने पहले से लिख कर रखा था। उसके अनुसार प्रॉपर्टी का 50% नाथन को, 30% सिंडी को और 20% चेयरमैन की वाइफ को दिया जाना चाहिए। लीगल एडवाइजर होने के नाते जिना वसीयतनामा पढ़ती है। एंड्रयू अभी भी खामोश रहता है दोस्तों। नाथन को तो हर बात पे उछलने की आदत है, तो वो एंड्रयू से कहता है कि देखा देखा देखा, मेरे पापा ने तुम्हें सर पे जरूर बिठाया था लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने पहले से अपना वसीयतनामा लिख के रखा हुआ था। 2 दिन के बाद शेयर होल्डर्स मीटिंग में मैं तुम्हें डोडो ग्रुप से पूरी तरह निकाल दूंगा और तुम आज तक जो हमें ये नाच दिखा रहे थे ना, उसका पूरा बदला लिया जाएगा अब। और दोस्तों एंड्रयू तो जानता है कि जब उसका रखवाया हुआ नकली वसीयतनामा बाहर निकल कर आएगा तो इन लोगों को सड़क पे आने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर भी वो ऑफिस के बाहर खड़ा होकर दुखी होने की एक्टिंग कर रहा होता है। वो जिना से कहता है कि थोड़े उस अंदाज में, दोस्तों यार अब मुझे यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा, सॉरी मैं तुम्हें झूठे सपने दिखाकर एंगेजमेंट कर लिया। पर जिना कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम सच्चे मन से मेरे साथ रहो। एंड्रयू इसी बहाने उसको गले लगा लेता है दोस्तों कि तभी वहाँ पर जॉन भागा चला जाता है।
कहता है कि जेजे के बॉडीगार्ड को स्पेशल डे के तहत रिलीज किया जा रहा है एंड वो जिना को लेकर तुरंत जेल जाता है। जिना इस बार भी उसके लिए एक बेहतरीन डिश खरीद कर लेकर जाती है। वो उसे खाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जेजे खुद आ जाता है और उसे देखते ही वो खाना नीचे डालकर जेजे के आगे जाकर सर झुका देता है। जेजे अब जिना से कहता है कि देखा देखा, इसे कहते हैं वफादारी। फिर भी वो बॉडीगार्ड से कहता है कि आज तुम आराम से बैठोगे और मैं तुम्हारे लिए गाड़ी चलाऊंगा। कहकर दोस्तों वो बॉडीगार्ड को बिठाकर खुद ड्राइव करके उसको लेकर जाता है। जॉन कहता है कि लो, ये भी गया हाथ से, तुमने इसको खाना खरीद कर दिया, फिर भी देखो ये दुम हिलाकर जेजे के पीछे चला गया। जिना कहती नहीं, ये जेजे का वफादार जरूर है, लेकिन हमने इसके जमीर को जरा सा तो हिला ही दिया है। अब सिर्फ थोड़ी और कोशिश से हम इसे अपने रास्ते पे लेकर आ सकते हैं। इस तरह दोस्तों जिना एक प्लान बनाती है। वहाँ बॉडीगार्ड जेजे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम चलो तो तुमको एक सीक्रेट जगह पे लेकर जा रहा हूँ। कहकर वो बॉडीगार्ड को एक सुनसान जगह पे लेकर जाता है जहाँ एक बड़ा घर है। बाहर दोस्तों वही नर्स खड़ी होती है जिसने बॉबी को चेयरमैन की किडनैपिंग में मदद करने की कोशिश की थी और यहाँ पता चलता है कि असल में चेयरमैन को जेजे ने किडनैप किया था। दोस्तों वाओ, था ना ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। उसने नर्स को लालच दिया था कि तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल की चेयरमैन बना दूंगा। वैसे दोस्तों इस सीरीज में कोई किसी को छोटी मोटी नौकरी का वादा नहीं करता, सब डायरेक्टली चेयरमैन बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर ये नर्स बॉबी की नहीं, जेजे की वफादार निकली और तब चेयरमैन आंखें खोलता है तो जेजे बताता है पूरी दुनिया के लिए आप मर चुके हैं और आपके परिवार ने तो आपका फ्यूनरल भी कर दिया। पर सच बताऊं तो सिर्फ आपकी बेटी बहुत दुखी थी सच में, शायद वही आपसे सच्चा प्यार करती है, बाकी तो बड़े खुश थे। और आप जिस एंड्रयू को अपना लाडला समझ रहे थे वो तो जहर निकला जहर। आप खुद ही कुछ दिनों में ये सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। तब तक एक काम कीजिए, आराम कीजिए। दूसरी ओर दोस्तों चेयरमैन की वाइफ अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा ने बैंक के सेफ में और भी कई प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, एक काम करो कल ही जाकर उन्हें चेक करो, शायद वहाँ उन प्रॉपर्टीज के लिए कोई और वसीयतनामा मिल जाए। पर नाथन कहता है कि कल शेयर होल्डर्स मीटिंग है, आप सिंडी को भेज दीजिए। और दोस्तों लीगल एडवाइजर होने के नाते जिना को भी सिंडी के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन की बात है, सिंडी बैंक जाने से पहले ली को भी कॉल करके बता देती है। वो कहता है कि मुझे भी सेफ में एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चेक करना है, मैं मोजो को भिजवा देता हूँ। और अब वो सभी बैंक जाते हैं और सेफ खोलते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स होता है। ओह, पर उसके अंदर कोई फाइल नहीं होता, सिर्फ एक वसीयतनामा होता है। असल में दोस्तों ये एंड्रयू का रखा हुआ नकली वसीयतनामा है। उसे पढ़कर तो सिंडी पूरी तरह चौंक जाती है क्योंकि उसमें सिंडी को भी प्रॉपर्टी के कोई शेयर नहीं मिले होते हैं। जिना उस वसीयतनामे को देखकर कहती है ये तो चेयरमैन की हैंडराइटिंग है और लगता है ये उन्होंने रिसेंटली लिखा है, मतलब यही उनका फाइनल वसीयतनामा माना जाएगा। दूसरी ओर शेयर होल्डर्स मीटिंग से पहले एंड्रयू को दिखाते हैं जो बड़ा खुश नजर आता है। ली पूछता है वैसे तुम्हें तो नर्वस होना चाहिए पर तुम बड़े मजे में लग रहे हो, क्या बात है, कुछ गड़बड़ कर ली क्या फिर से? एंड्रयू कहता है कि देखो वो सब तुम्हें बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों मीटिंग में चेयरमैन की वाइफ बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है कि अगली चेयरमैन तो मैं बनूंगी। वहाँ तभी जिना, जॉन, सिंडी आ जाते हैं और जॉन सबके सामने वो वसीयतनामा दिखाता है और कहता है यही असली वसीयतनामा है। सभी शॉक होने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों जिना उसे सबके सामने पढ़कर सुनाती है कि मेरी वाइफ और मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया, इसलिए मेरी प्रॉपर्टी में से उन्हें 1% नहीं दिया जाएगा। मेरी बेटी ने भी कई बार मेरा अपमान करवाया, इसलिए उसे मैं सिर्फ एक घर देता हूँ। अपनी बाकी की सारी प्रॉपर्टी मैं एंड्रयू को देना चाहता हूँ और वही डोडो ग्रुप को चलाएगा। सोचिए दोस्तों नाथन के सर पे कितना बड़ा पहाड़ टूटकर गिरा होगा। वो एंड्रयू को पकड़कर चिल्लाता है कि बताओ ये सब तुम्हारा क्या धराया है ना। एंड्रयू का फोन गिर जाता है और सीधे जिना के पास जाकर रुकता है। चेयरमैन ये सारी न्यूज देख रहा होता है। दोस्तों उसकी फोटो क्लिक करके बॉडीगार्ड अब जेजे को भेज देता है और यहाँ ये वसीयतनामा का ड्रामा देखकर ली को यकीन हो जाता है कि पक्का एंड्रयू ने कोई नकली वसीयतनामा बनवाया और उसी ने उसे बैंक के सेफ में रखा है। ली जान गया था कि कुछ दिन पहले एंड्रयू चेयरमैन के बैंक सेफ को एक्सेस कर चुका था। इस तरह दोस्तों ली ने बिल्कुल ठीक गैस कर लिया था। मीटिंग के बाद जिना बाहर आती है तो उसके पास एंड्रयू का फोन होता है जो उस वक्त वहाँ पर गिर गया था जब मतलब नाथन और उसके बीच हाथापाई हुई थी। किसके बीच? एंड्रयू के बीच। तो उसमें जेजे का मैसेज देखकर जिना चौंक जाती है। वो मैसेज खोलती है तो अंदर चेयरमैन की फोटो होती है। दोस्तों जिना को शॉक पे शॉक लग रहा होता है। इतने में एंड्रयू का असिस्टेंट आता है तो जिना उसे ऐसे फोन देती है जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं। और यहाँ पर एंड्रयू, चेयरमैन की वाइफ और नाथन, इन सब की एक मीटिंग होती है। नाथन कहता है कि मैं तुम पर केस करूंगा कि तुमने धोखे से मेरे पापा से ये वसीयतनामा लिखवाकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। एंड्रयू कहता है कि केस तो मैं करूंगा तुम दोनों पर,
क्योंकि आप लोगों ने पापा की जान लेने की कोशिश की थी, भूल गए क्या? उनके मेडिसिन बदलकर उनको मार डालने की कोशिश की थी, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। अब बोलो, लीक कर दूं क्या उसको? चेयरमैन की वाइफ दोस्तों शॉक हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती। उसके बाद एंड्रयू का असिस्टेंट उसे उसका फोन लौटा देता है, तो उसमें चेयरमैन की फोटो देखकर एंड्रयू की हालत खराब। ये सब जिना देख रही होती है दोस्तों कि एंड्रयू का क्या रिएक्शन है, और तब जेजे कॉल करता है और कहता है, क्यों बेटा, कैसे लग रहे हैं तुम्हारे प्यारे पापा उस फोटो में? मैंने कहा था ना कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, पड़ गई। देखो मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर हाजिर हो जाओ तुरंत। दोस्तों ये सब कुछ देखकर अब जिना परेशान हो जाती है कि मैं कहाँ किसके चंगुल में फंस रही थी। तब उसे ली की बात याद आती है कि एंड्रयू जेजे से भी खतरनाक जंतु है, उससे बच के रहना। जिना को भी शक होने लगता है कि एंड्रयू उससे झूठ बोल रहा है और इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको धोखा दे रहा है। सच जानने के लिए वो एंड्रयू को धीरे धीरे फॉलो करने लग जाती है। तो एंड्रयू एक होटल में जाकर जेजे से मिलता है और उस कमरे के बाहर जिना खड़ी होकर उनकी बातें सुनती है। अचानक ली पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देता है और उसे दूसरे कमरे में लेकर जाता है। असल में बॉडीगार्ड वहाँ पर आ गया था दोस्तों, इसलिए ली ने जिना को बचाने के लिए ऐसा किया था। अगर बॉडीगार्ड ने जिना को देख लिया होता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। ली उससे कहता है कि देखो, अब इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं एंड्रयू को तुम्हें और धोखा नहीं देने दूंगा। जिना शॉक में उसको देखती रह जाती है और यहाँ पर होता है पार्ट 44 का दी एंड। इसके बाद जिना क्या फैसला लेने वाली है, एंड्रयू की क्या हालत होगी, चेयरमैन का क्या होगा, ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले पार्ट्स का, क्योंकि दोस्तों अब मात्र 5 पार्ट्स बचे हुए हैं और फाइनल ड्रामा खत्म होने वाला है। इंतजार कीजिए आप और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा कीजिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।